नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और देखिए मेरे पीछे जो आप इमेज देख रहे हैं, तीन लेडीज की जो इमेज है यहाँ पर, तीनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ये बेनज़ीर भुट्टो हैं, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। ये शेख हसीना हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, आजकल इंडिया में पाई जाती हैं। और ये तस्लीमा नसरीन हैं। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह चुकी हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये बहुत, एक तरीके से आप कह लीजिए, बहुत पॉपुलर ऑथर ज़रूर हैं, जो बांग्लादेश से निकाली गई, मतलब बांग्लादेश को इन्होंने छोड़ा और भारत को इन्होंने अपनी, फिलहाल इन्होंने अपनी भूमि कह लीजिए, अपनी ज़मीन कह लीजिए, या ये कह लीजिए ये भारत में फिलहाल रह रही हैं। अब इन तीनों को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा, एक हल्का हल्का सा वो भी इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे तस्लीमा नसरीन जी के उस बयान पर, जो बयान, जो कमेंट इन्होंने दिया है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। आप देख ही रहे होंगे भारत में यूसीसी को लेकर के कितनी चर्चा होती रहती है, अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की तैयारी चल भी रही है, खासतौर से वहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अब तस्लीमा नसरीन जी का कहना है कि भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कानून चलता है वहां पर, या जो वहां पर नियम कायदे कानून हैं, उसमें महिलाओं का शोषण बहुत होता है, महिलाओं का अत्याचार बहुत होता है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होंगे, महिलाओं को न्याय यहां पर मिल पाएगा, ऐसा इनका कहना है। अब आप देखिए, जब मैं बात करता हूं बेनज़ीर भुट्टो की, तो ये भुट्टो फैमिली से आती हैं। आप सबने, पाकिस्तान में बड़ा एक रसूखदार परिवार रहा है, पॉलिटिकल फैमिली है पाकिस्तान की भुट्टो फैमिली। तो बेनज़ीर भुट्टो, दरअसल इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं और फिर ये सेल्फ एग्जाइल में चली जाती हैं। ये बात मैं बता रहा हूं आपको 94 की, 98 अप्रॉक्स की, 98 अप्रॉक्स में आप जाएं तो 98 अप्रॉक्स आप देखेंगे कि करप्शन के चार्जेस की वजह से ये सेल्फ एग्जाइल में चली जाती हैं। और फिर ये पाकिस्तान वापस आती हैं 2007 में, 2007 में, क्योंकि 2008 के जनरल इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन 2008 के जनरल इलेक्शन में कैंपेनिंग के टाइम पर, ये कैंपेनिंग कर रही थी और उसी कैंपेनिंग के टाइम पर एक फिदाइन अटैक होता है और फाइनली जो है वो इनकी डेथ हो जाती है वहां पर पाकिस्तान में। ठीक है, शेख हसीना का जहां तक सवाल है, आप सब जान ही रहे हैं 2024 में बांग्लादेश में जिस तरीके से वहां छात्र आंदोलन हुआ, जिस तरीके से वहां तख्ता पलट हुआ, तो शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और 2024 से शेख हसीना इस समय भारत में ही है। अब आइए तस्लीमा नसरीन जी पर। तो तस्लीमा नसरीन जी का मैंने इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा दिया, अब थोड़ा और इंट्रोडक्शन आपको इनके बारे में बता देते हैं, तस्लीमा नसरीन जी के बारे में। ये एक डॉक्टर टर्न्ड ऑथर है, मतलब शी इज बेसिकली अ फिजिशियन, एक डॉक्टर हैं टर्न्ड ऑथर हैं, किताबें वगैरह लिखती हैं। 93 में, 1993 में इनकी एक बुक पब्लिश होती है और उस बुक पर बड़ा इशू क्रिएट होता है बांग्लादेश में। और वो बुक कौन सी थी उसको भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर दे, फिर आते हैं उस बयान पर, जो बयान इन्होंने यहां पर दिया है कि क्या जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में होना चाहिए। ये देखिए, ये 93 में ये बुक इनकी पब्लिश होती है, जिसका टाइटल था लज्जा, शेम, ओके, लज्जा। ये 93 में बुक बांग्लादेश में पब्लिश होती है, इस पे बवाल मच जाता है। इस पे बवाल क्यों मचता है? क्योंकि ये बुक जो है, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था 1992 में, उसके बाद बांग्लादेश में जो एंटी हिंदू रॉइट्स हुए, वहां पर जो हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू परिवारों को टारगेट किया गया, और जो हिंदू महिलाओं का वहां पर एट्रोसिटी हुई, जिस तरीके से हिंदू फैमिलीज, हिंदू महिलाओं का वहां पे प्रोसिक्यूशन हुआ, उसको दिखाते हुए इन्होंने ये फिल्म, उन्होंने ये बुक लिखी थी, दैट इज नोन एज लज्जा। अब इसी बुक पर बांग्लादेश में बवाल हो गया
और जब बांग्लादेश में बवाल हुआ, वहां जबरदस्त वायलेंस क्रिएट हुआ, तो इनको बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आना पड़ा। अब ये भारत में आ गई, तो ये कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में इन्होंने अपने आप को वहां पर प्लेस किया। लेकिन वेस्ट बंगाल से भी इनको भागना पड़ा। अब वेस्ट बंगाल से क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वेस्ट बंगाल में इनकी एक किताब को लेकर के फिर बवाल शुरू हो गया, और उसका टाइटल था द्विजितो। द्विजितो, द्विजितो का मतलब होता है दो पार्ट, मींस स्प्लिट। ओके, द्विजितो बुक जब इन्होंने लिखी, वो पब्लिश हो रही थी, उस पर बवाल हो गया। और 2007 में जब वहां पर बंगाल में जब लेफ्ट की सरकार थी, तो इनको वहां से भागना पड़ा। बड़ा विरोध हुआ द्विजितो इनकी बुक पर, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ इनके खिलाफ। तो फाइनली ये वहां से बंगाल से निकलती हैं, वेस्ट बंगाल से, और दिल्ली चली आती हैं। तब से ये दिल्ली में ही प्लेस्ड थी। और अब आप देखेंगे इनकी बुक जो है द्विजितो, वो इंग्लिश में अवेलेबल है, स्प्लिट अ लाइफ टाइटल से। ठीक है, अब क्योंकि बंगाल में रिजीम चेंज हो चुका है, अब इस समय बंगाल में सरकार है आपके बीजेपी की, शुवेंदु अधिकारी की। तो आप देखिए 19-20 सालों के बाद तस्लीमा नसरीन जो हैं वो आपको बंगाल में जाती हुई नजर आई। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले वो बंगाल पहुंची, बड़ा जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। वहीं बंगाल से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट क्या है? तस्लीमा नसरीन बैक्स यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, कॉल्स फॉर सिमिलर लॉज इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इनका मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट लोग रहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग जो हैं वहां पर, इस्लामिक रेडिकलिज्म जिस तरीके से वहां पर डोमिनेट करता है, उसकी वजह से लड़कियां, महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहती हैं। क्या आप देख भी सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तस्लीमा नसरीन का मुस्लिम कम्युनिटी में जबरदस्त विरोध होता है। बांग्लादेश में इतना विरोध क्यों हुआ? क्योंकि ये एंटी फंडामेंटलिस्ट ज्यादा रहती हैं। ये अपनी बातों से, अपने नॉवल से, अपनी राइटिंग से समाज के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, जो आइडियोलॉजीज है ना, उसको ये ज्यादा हिट करती है। जैसे मैंने आपको बताया, लज्जा जो इनकी बुक आई, उसका विरोध होने लग गया। उसमें भी क्योंकि फंडामेंटलिस्ट लोगों को ही टारगेट किया गया था। ऐसे ही जब इनकी बुक द्विजितो आई, वहां पर भी ऐसे ही इशू क्रिएट हुआ। तो इनका मानना यही है कि भारत में जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिए। नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे आर्टिकल 44, तो वहां पर राज्य से ये कहा गया है कि अगर राज्य को ऐसा लगे कि एक बेहतर माहौल तैयार हो चुका है, तो राज्य को यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया है, फंडामेंटल राइट में नहीं है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब जहां तक सिविल मैटर्स हैं, क्रिमिनल नहीं। क्रिमिनल मैटर में तो ऑलरेडी कानून एक जैसा है। भाई देखिए, ऐसा है कि अगर कोई हिंदू क्राइम करता है, मर्डर करता है, तो उसको भी उतना ही पनिशमेंट है। कोई मुसलमान क्राइम करेगा तो उसको भी उतना ही पनिशमेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू सिविल मैटर, जैसे शादी है, डाइवोर्स का मैटर है, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, सक्सेशन है, बच्चों को अडॉप्ट करना है, ये सारे जो सिविल मैटर्स हैं, इसमें कानून चेंज हो जाता है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हो जाएगा, हिंदू पर्सनल लॉ अलग हो जाएगा। तो जैसे डाइवोर्स का ही मैटर है, तो डाइवोर्स के मैटर में आप देखेंगे कि हिंदुओं में अगर डाइवोर्स है, तो डाइवोर्स आप इस तरीके से नहीं दे सकते कि हस्बैंड ने एक ही फ्लो में 3 बार तलाक बोल दिया और तलाक हो गया। आपको उसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और दोनों पार्टनर, मेल और फीमेल, दे आइदर ऑफ दीज टू कैन गो फॉर डाइवोर्स। ओके, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में तो फिर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में चला जाता है। फिर वहाँ रिलीजियस चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और शाहबानो का केस आपको पता ही होगा, शाहबानो से लेके सायरा बानो तक यही सब मैटर चला। तो एक डिमांड उठी भारत में भी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने का अब समय आ चुका है। रियल सेकुलरिज्म का मतलब ही यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वरना आप अपीजमेंट की पॉलिसी करने लग जाते हैं। एक धर्म विशेष का वोट लेने के लिए आप उसकी तरफ ज्यादा फेवर करने लग जाते हैं। ऐसा भारत में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होना चाहिए।
तो अब आप देखेंगे कई राज्यों में, स्पेशली आपके जहां बीजेपी रूल्ड हैं, उत्तराखंड है, बंगाल हो गया, गुजरात है आपका, तमाम ऐसे राज्य, मध्य प्रदेश है आपका, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, असम है आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की पूरी पूरी तैयारी हो गई है। ठीक है, अब उसके एंटी में भी है, मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ होगा, मुसलमानों को डराने के लिए है, वगैरह वगैरह, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन तस्लीमा नसरीन जी का भी यही कहना है कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पर भी सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉइटेड, सबसे ज्यादा जो शोषित वर्ग है, सबसे खराब स्थिति में जो है वो महिलाएं हैं। मतलब कहने को तो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन दिए नहीं जाते, महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता, महिलाओं में गरीबी दर बहुत अधिक है इन देशों में, धर्म के नाम पर या धर्म के अकॉर्डिंगली या धर्म की वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो पाता पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हम सब जानते हैं कि देखिए बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पाकिस्तान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, दोनों वहां पर मुस्लिम कंट्रीज, वहां पर बहुत हद तक कहने को तो संविधान है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों देशों में ना प्योरली ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर पाते हैं, ना प्योरली ये शरिया लॉ को फॉलो कर पाते हैं। अगर आप प्योरली संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो आपका विरोध करेंगे। शेख हसीना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में तो आप भूल ही जाइए कि वहां प्योरली संविधान इंप्लीमेंट होगा। तो जो वहां पर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, उनके इशारे, उनके मतलब उनके निशाने पर महिलाएं आती हैं। महिलाएं ये नहीं करेंगी, महिलाएं वो नहीं करेंगी, महिलाएं ऐसे रहेंगी, महिलाएं वैसे रहेंगी, इतने बच्चे पैदा करेंगी, ये नहीं पढ़ सकती, वो नहीं पढ़ सकती, आप सिनेमा नहीं दे सकती, आप गा नहीं सकती, आप ये नहीं खेल सकती, आप वो नहीं खेल सकती। मतलब ऐसे ही आप तालिबान में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए। तो एक ओपन माइंडेड पर्सन होने की वजह से, फेमिनिस्ट ऑथर होने की वजह से इनका थोड़ा सा महिलाओं की तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। तो इनका मानना यही है कि नहीं, भारत की तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ा सा समझ में आया होगा, लिटिल बिट आई हैव डिस्कस्ड, ओके। अब देखिए ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये बंगाल की जमीन पर क्यों दे पाए, क्योंकि इस समय बंगाल में बीजेपी की सरकार है। इससे पहले जब वहां पे ममता बनर्जी की सरकार थी, उससे पहले जब वहां पर लेफ्ट की सरकार थी, तो ममता बनर्जी और लेफ्ट की ही सरकार में तो ये बंगाल से भागी थी। अब ये बंगाल वापस पहुंची हैं, और बंगाल सरकार ने भी अभी शिवेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है कि उन्होंने भी एक कमेटी बनाई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को ड्राफ्ट करने के लिए। अब बंगाल में भी इसकी तैयारी चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल जैसे कई राज्यों में, साथ ही साथ में भारत में भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कई बार ये कह चुका है नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो, ऐसा इनका मानना है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए द डेली स्टार की एक रिपोर्ट आई, जब मैं सर्च कर रहा था कि जरा देखें बांग्लादेश में और पाकिस्तान में महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनका क्या स्टैंड है, क्या उनका फैक्ट्स और फिगर्स हैं। तो अब देखिए द डेली स्टार की रिपोर्ट है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अ डीप नेशनल क्राइसिस। ये बांग्लादेश का है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अ डीप नेशनल क्राइसिस। मतलब महिलाओं के प्रति अत्याचार जो बांग्लादेश में होता है वो नेशनल क्राइसिस है। और कुछ फिगर्स आप देख लीजिए, ये फिगर दिखाते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है, कैसे महिलाएं वहां पर सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू रेडिकलिस्ट पीपल। तो जो रेडिकल, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उनके लिए महिलाओं का शोषण करना बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। जैसे देखिए 756 एडल्ट वुमेन मर्डर्ड, 376 एडल्ट वुमेन रेप्ड, 142 गर्ल चिल्ड्रन रेप्ड, 117 गर्ल चिल्ड्रन फेस अटेम्प्टेड रेप, 125 एडल्ट वुमेन सेक्सुअली हरास्ड। तो कुल मिलाकर के औरतों को, लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट माना जाता है। मतलब ये ट्रीट किया जाता है कि तुम्हारा जन्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को, मर्दों को खुश करने के लिए हुआ है, एंड यू आर नथिंग मोर देन अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट।
तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना। तो इसीलिए आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। महिलाओं की वहाँ कोई सुनता नहीं है। अल्टीमेटली जो पुरुष प्रधान समाज है, फिर वो महिलाओं की बात आगे तक जाने नहीं देता, और कहने को डेमोक्रेसी है बट कोई डेमोक्रेसी नहीं है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता पॉलिटिकली, तो वो अपनी बात कह नहीं पाती। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो बहुत हद तक उनको कुछ रिलीफ मिलेगा, ऐसा तस्लीमा नसरीन का कहना। अब आएगा कि नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब आइए जरा पाकिस्तान में आइए। पाकिस्तान की स्थिति तो और खराब है। अब आप देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की आपको बात बताऊं तो पाकिस्तान के आंकड़े आपको दिखाता हूं। देखिए, 28% ऑफ वुमेन एज्ड 15 to 49 have experienced physical violence and 6% have experienced sexual violence. 34% of ever married women have experienced spousal, physical, sexual and emotional violence. आप समझ रहे हैं कि फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस कितना पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 15 से लेकर के 50 साल के बीच की औरतों में 28% महिलाएं ऐसी हैं जिनको आप फिजिकली, सेक्सुअली वायलेंस जिनके साथ होता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 5% ऑफ वुमेन हैव एक्सपीरियंस स्पाउशल सेक्सुअल वायलेंस। ठीक, 56% of women who have experienced any type of physical or sexual violence have not sought help and or talked with anyone about this violence. किससे बात करें, किसको सुनाएं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात। तो लगातार वायलेंस जो है उनके ऊपर होता ही चला जाता है। ये मैं पाकिस्तान के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, 18% गर्ल, 20 से 24 साल के बीच की 18% लड़कियां जो हैं बिफोर मैरिड, मतलब वर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18, 18 साल से पहले ही उनकी शादी हो जाती है। 18 साल से कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती है। इतना इस लड़कियों की जो तादाद है वो 18% है। 20 से 24 एज में अगर आप देखेंगे तो 18 उम्र से कम में आप देखिए उनकी शादी कर दी जाएगी। 3.6% वुमेन मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15, 15 साल से कम उम्र में भी शादी कर दी जाती है। अब आप समझिए, 18 साल से कम उम्र में शादी, 15 साल से कम उम्र में शादी, इसका मतलब है कोई मिनिमम एज नहीं है शादी की। अगर है भी तो कोई उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि रिलीजियस डोमिनेंस बहुत है पाकिस्तान में और बांग्लादेश दोनों जगहों पर। धर्म के आधार पर चीज़ों को देखा जाता है। महिलाओं को एक लिमिट से ज़्यादा पढ़ना नहीं अलाउड है, पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, तो लिटरेसी रेट बहुत कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिटरेसी रेट कम होगी तो अपने अधिकारों की डिमांड कैसे हो पाएगी। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लड़कियों को ज़्यादा शेयर मिलता है, लड़कियों के अधिकारों की बात होती है, उनकी स्वतंत्रता, उनकी लिबर्टी, फ्रीडम की बात होती है, उनको पैरेंटल प्रॉपर्टी में शेयरिंग की बात होती है। तो इसी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने वकालत की पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अब जहां तक रही बात भारत की, तो भारत में भी आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खूब राजनीति होती है। बहुत सारे रेडिकल्स, ऐसा नहीं है भारत में रेडिकल लोग नहीं पाए जाते, एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं पाए जाते। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो भारत में भी रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी कानून, ऐसा कोई भी कोड जो है वो इंडिया में इंप्लीमेंट हो। तो सेंट्रल लेवल पर आप देखेंगे तो मोदी गवर्नमेंट का या बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो अभी तक तो केंद्र के स्तर पर ऐसा कोई स्टेप लेता हुआ दिखा नहीं, लेकिन राज्यों में आप देख सकते हैं, कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की वकालत बहुत तेज चल रही है। काम भी शुरू हो गया है, काम भी शुरू हो गया, लेकिन वहां विरोध भी बहुत हुआ, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी बहुत चला। तो ऐसा नहीं है कि भारत में कहीं इंप्लीमेंट होगा सब लोग वेलकम कर लेंगे, भारत में भी इसका विरोध है। और रही बात जहां तक आपके पड़ोसी मुल्कों में, मुझे उम्मीद बहुत कम है वहां ऐसी कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऐसे कानून का बहुत कम है। लेकिन अब तस्लीमा नसरीन ने ये बात रखी है, देखा जाएगा अब आगे क्या होता है। पाकिस्तान सरकार और बांग्लादेश सरकार क्या ऐसा उनकी बात मानती है। तो चलिए फिर जैसा भी होगा